Samsung Galaxy A05s unboxing. Hello everyone, very good morning, Sukhram ji. Good morning to everyone. जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे. ऑडियो वीडियो सही है, क्लियर है मैम, ठीक है. चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे. यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू वेदांत 100+ मॉक टेस्ट एंड ये रहा हमारा कोड. यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड इनको हेट क्राइम हम आज डिस्कस करेंगे और एसेंशियल्स ऑफ क्राइम क्या है. ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट. गुड मॉर्निंग रेखा जी, कैसे हैं? ख्याल रखना है अपना, सबने ठीक है, सेहत का भी, और ताकि एग्जाम, और इस बार आपका एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है. 1 डे होगा, मतलब 16 जून को ऑल जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक ही एग्जाम होगा. जैसे कि मतलब एक ही दिन जो है सभी का एग्जाम होगा. शिफ्ट हो सकती है मॉर्निंग इवनिंग, बाकी एग्जाम आपका एक ही दिन होगा 16 जून. बहुत अच्छी बात है वैसे कि डेट पहले से अनाउंस हो गई है कि एक ही दिन होगा, तो दिक्कत नहीं है. ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. स्टेजेस ऑफ क्राइम, इनको हेट क्राइम एंड एसेंशियल्स ऑफ क्राइम. सबसे पहले कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, है ना, और उसका मेंटल कंडीशन यानी कि मेंसरिया होना चाहिए, एक्टसरिया, कि कोई पर्सन जो कि एक्ट कर रहा है, और उस एक्ट से क्या होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए किसी न किसी पर्सन को. सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में बताया गया. इंजरी का क्या मतलब है? हार्म टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. एसेंशियल्स ऑफ क्राइम क्या है? पर्सन, दूसरा मेंसरिया, तीसरा एक्टसरिया, इंजरी. सेक्शन 44 में डिफाइन करा है इंजरी किस किस तरह की होती है, चोट किस किस तरह की हो सकती है. तो शरीर की चोट, मन की चोट, प्रतिष्ठा की चोट और आपकी संपत्ति को नुकसान, ये सब आपका इंजरी में आता है. स्टेजेस ऑफ क्राइम, 4 स्टेजेस है जो कि प्रेस्क्राइब करी गई है. सबसे पहले इंसान की इंटेंशन होती है, यानी कि इंसान के माइंड में इंटेंशन, यानी कि उसकी इंटेंशन, मंशा होनी चाहिए कि उसको गलत काम करना है. दूसरा, फिर एक बार इंटेंशन आ गई, फिर इंसान ने प्रिपेयर करा, जैसे कि आपके माइंड में है ना, पॉजिटिव वे में लेके चले तो आपके माइंड में है कि आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उसको क्लियर करना है. ठीक है, उसको क्लियर करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके मन में आया इंटेंशन. ठीक है,
आपके माइंड में आई इंटेंशन कि मेरे को वो एग्जाम क्लियर करना, आपने प्रिपेयर किया, अटेम्प्ट किया और कंप्लीट किया। इसी तरीके से जब गलत काम करना होता है और क्राइम करना होता है तो उसके लिए भी सबसे पहले इंटेंशन होती है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयर के बाद अटेम्प्ट होगा, अटेम्प्ट के बाद जो है वो कंप्लीशन। मेंस रिया, इंटेंशन मेंस रिया इज नेवर पनिश, ठीक है, कि आप अपने माइंड में सोच रहे हो तो उसके लिए कोई पनिशमेंट अवेलेबल नहीं है, उसके लिए कोई पनिशमेंट अवेलेबल नहीं है। जब आप अटेम्प्ट करते हो वो आपका पनिशेबल है। अटेम्प्ट इज पनिश्ड एज इनकोहेट क्राइम, प्रयास को इनकोहेट क्राइम अपराध के रूप में जो है वो दंडित किया जाता है। फर्स्ट स्टेज है आपकी इंटेंशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम है। इंडियन पेनल कोड में बोला गया है कि इंटेंशन के लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलती स्टेज ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, सिंस इट इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कि ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। देयर मस्ट बी बैड इंटेंशन, कि क्राइम के लिए एसेंशियल्स है कि बैड इंटेंशन होनी चाहिए, गुड फेथ में ना किया गया हो, बैड इंटेंशन होनी चाहिए, और एक्ट टू बी क्लासिफाइड एज अ क्राइम which is referred to as mens rea for it to be a deemed a crime, ठीक है, उसको हम मान सकते हैं यदि किसी पर्सन की इंटेंशन है वो भी गलत इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, ठीक है, मेंस रिया है, उसी को हम मानेंगे कि यहाँ पर क्राइम हुआ। द एक्ट itself is not lawful if there is no harmful intent behind it. To be a crime, both the intention and the conduct must be present, ठीक है, कि अपराध होने के लिए इरादा और आचरण दोनों ही जो है वो मौजूद होने चाहिए। इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस, ये सभी क्या है, अम्ब्रेला है मेंसरिया के लिए, मतलब मेंसरिया के ही टर्म में ये सब आते हैं। नॉलेज, की किसी पर्सन की इंटेंशन थी कि उस पर्सन को गलत काम करना था, उस पर्सन को किसी का मर्डर करना था, चोरी करनी थी, उसकी इंटेंशन थी, उसको नॉलेज था कि मैं ऐसा एक्ट करूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, वो एक्ट मतलब जो ऑफेंस जो है वो हो जाएगा, जो एक्ट करूंगा वो गलत होगा। मेंसरिया यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, तो उसको नॉलेज था। मोटिव, कि उसको पैसे चाहिए इसलिए उसने चोरी कर ली। रेकलेसनेस, गलती से हो गया। नेग्लिजेंस, ये सब आपके फॉल होते हैं मेंसरिया में। इंटेंशन इज अ पर्सन विल फोकस ऑन अ सर्टेन एक्शन, ठीक है, कि एक व्यक्ति एक निश्चित कार्यवाही पर केंद्रित करेगा। उदाहरण के लिए ए बी को चुरा घोंपता है, तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि ए बी को मारना चाहता था, ए का बी को मारने का स्पष्ट इंटेंशन था, ठीक है। मोटिव, मोटिव क्या होता है, व्हेन अ पर्सन एक्ट, ठीक है, कि जब पर्सन जो है वो एक्ट करता है वो मोटिवेटेड होता है अपने गोल के लिए, कि मेरे को वो लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, वो मोटिवेटेड होता है। कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, मेरे दोस्त ने आइसक्रीम चुरा ली, फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि मेरे दोस्त ने आइसक्रीम जो है वो स्टोल कर ली, ठीक है, चुरा ली, और सो आई किल हिम, ठीक है, इसलिए मैंने उसे मार डाला। जब मैंने कार्यवाही की तो मैं अपनी आइसक्रीम को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता से प्रेरित था, कि मेरे को उसके साथ लड़ाई करनी है और आइसक्रीम जो है वो लेनी है, तो ये मेरा क्या है, उद्देश्य है। नॉलेज, की एक पर्सन जो कि अवेयर है consequences ऑफ देयर बिहेवियर, ये डज नॉट सीम टू केयर, कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम से अवगत है फिर भी वो फिर भी परवाह नहीं करता, यानी कि उसको पता है कि मैं ये एक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, यानी कि उसको नॉलेज था, वो अवेयर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं अपने दोस्त को मारने और अपनी आइसक्रीम को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ था, इसलिए मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि मेरे को नॉलेज था कि मैं उसके साथ मारपीट करूंगा तो मैं अपनी आइसक्रीम को वापस ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, वो पर्सन जानता था कि मैं चोरी करूंगा, मतलब यदि मैं चोरी करूंगा तो उन लोगों को तो नुकसान पहुंचेगा जिनके घर में चोरी हुई है, ठीक है, साथ ही साथ मेरे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे जो भी मैंने चोरी करी है। तो इट मीन्स कि उस पर्सन को नॉलेज है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं उसके बिहेवियर की, वो होता है आपका नॉलेज। ये सब आपके मेंसरिया में आते हैं। रेकलेसनेस होता है लापरवाही, लापरवाही एज अ स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति, जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की संभावना का अनुमान जो है वो लगाता है। कि recklessness is a state of mind in which a person anticipate the possibility of carrying out act what fall to consider the risk that may result from the act.
लापरवाही मन की स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की संभावना का अनुमान लगाता है लेकिन उस कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाले जोखिम पर विचार करने में विफल रहता है। नेग्लिजेंस, इट इज फेलियर टू कैरी एन ऑब्लिगेशन ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक व्यक्ति जो है वो उसको जो ऑब्लिगेशन मिली है, जिसको जो ड्यूटीज मिली है, वो उनको फुलफिल करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। देर इज नो यूनिवर्सल पनिशमेंट, कि रेकलेसनेस के लिए कोई यूनिवर्सल पनिशमेंट नहीं है, अनलाइक इन अ टॉर्ट, ठीक है। देर आर जस्ट अ फ्यू सर्कमस्टांसेस व्हेन क्रिमिनल लायबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द आईपीसी, ठीक है। कुछ परिस्थितियां हैं कि जब आईपीसी के तहत आपराधिक दायित्व स्थापित जो है वो किया जाता है। सेकेंड स्टेज है आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या है, किसी क्राइम को कमिट करने के लिए प्लान करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, कि प्रिपरेशन होनी चाहिए। To carry out a criminal act involved putting together all the resources required it, and there has not been an offense, and as a result there is no punishment for the offense at this point, ठीक है, कि अभी तक जो है वो कोई अपराध नहीं हुआ है और परिणाम स्वरूप उस बिंदु पर अपराध के लिए जो है वो कोई सजा नहीं है जब तक कि, ठीक है, प्रिपरेशन की स्टेज पर। तो यहां पर बोला कि देर आर द स्पेसिफिक एक्टिविटी, ठीक है, हाउएवर, कि कुछ देखो, यदि आपके मन में, ठीक है, मन में यानी कि जो आपकी इंटेंशन है, मेंस लिया है तो मेंस लिया आपकी इंटेंशन आपकी है किसी ऑफेंस को करने की, लेकिन अभी आपने अपने माइंड में सोचा है, अभी आपने कुछ किया नहीं, तो उसके लिए नो पनिशमेंट। प्रिपेयर किया, आपने एक्ट नहीं किया, तो उसके लिए भी नो पनिशमेंट। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी भी है जिनको प्रोहिबिट किया है अंडर आईपीसी। यदि आप वो एक्टिविटी कर रहे हो, उसके लिए आप प्लान कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें तो प्रिपरेशन के लिए भी कोई पनिशमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ एक एक्टिविटी जो कि हम आने वाले सेशंस में करेंगे या आज ही करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। थर्ड है आपका अटेम्प्ट। आफ्टर द प्रिपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड, जब प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो अटेम्प्ट इज कंटिन्यूअस स्टेप टुवर्ड एग्जीक्यूटिंग अ क्राइम। तो एक अपराध को अंजाम देने की दिशा में एक प्रयास एक निरंतर कदम है, और इस नियम के कोई अपवाद नहीं है। देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल, ठीक है, कि इस नियम के कोई अपवाद नहीं है। भले ही परिस्थितियां ऐसी हों कि अपराध करना असंभव होगा, किसी को जो है वो इंग्लिश लॉ के तहत कोशिश करने के लिए भी जो है वो दोषी पाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अटेम्प्ट की पनिशमेंट आपके लिए है, ठीक है। जो भी पर्सन अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है। एक केस है नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहां पर इस केस में क्या हुआ था, प्रतिवादी ने अपनी, ठीक है, द डिफेंडेंट हैज अनडिक्लेयर्ड नोट स्वीट इनटू द हिज पैंट, की पैंट की जो पॉकेट होती है जिसमें जो है वो नोट सिले थे, ठीक है, अघोषित नोट जो है वो सिले थे, ताकि उसको कस्टम ऑफिस, यानी कि कस्टम में उस टाइम जो है वो कस्टम ऑफिस के द्वारा उसको डिटेक्ट कर लिया, यानी कि पकड़ लिया गया। ये बोला कि उसने अपनी पैंट की पॉकेट में अघोषित नोट जो है वो सिले थे और सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा इसका पता लगाया गया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि उसने तैयारी की बिंदु जो है वो पारित किया था, और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार देश से बाहर नकदी नोटों की तस्करी का प्रयास किया है, एक अपराध है। यहाँ पर उसने अटेम्प्ट करा है, लेकिन क्या है, ये अपराध है। अकॉर्डिंग टू सी कस्टम एक्ट, अटेम्प्टिंग टू स्मगल कैश नोट आउट ऑफ द कंट्री इज अ क्राइम, ठीक है, क्योंकि उसने बिल्कुल फुल तैयारी करी थी, यानी कि अपनी पैंट की पॉकेट में जो है वो अघोषित नोट जो है वो सिले थे, यानी कि उसने फुल तरीके से प्रिपरेशन तो करी थी। अटेम्प्ट भी हो जाता है, यदि वो वहां से निकल जाता, वहां जाके उन नोट्स की स्मगलिंग करता, तो वो क्या हो जाता, क्राइम हो जाता ऑटोमेटिक, ठीक है। अब है आपकी फाइनल स्टेज अकम्प्लिशमेंट, की इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ फाइनल ऑफ क्रिमिनल एक्ट। in this stage the offender has completed all three primary phase, कि ये इस चरण में अपराधी ने सभी 3 प्राथमिक चरणों को पूरा कर लिया है, यानी इरादे, तैयारी और प्रयास किए गए अपराध के चरण,
इस बिंदु पर कि व्यक्ति ने उस एक्ट को जो है वो कंप्लीट कर लिया, एक्टस रिया कंप्लीट हो गया, यानी कि उसने सबसे पहले इंटेंशन यानी कि उसके माइंड में आया, उसकी बाद उसने प्रिपेयर करा, प्लानिंग करी, प्लानिंग के बाद क्या किया उसने, प्लानिंग के बाद क्या किया, अटेम्प्ट किया, और इंटेंशन था, प्रिपरेशन था, और अटेम्प्ट था, और कंप्लीशन, ठीक है, यही था, एक्टस रिया कंप्लीट हो गया। अब है आपका डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर एन अटेम्प्ट। Distinction between attempting something and preparing for it, it has a long been debated. On the other hand, academic evolution has been defined the difference between the attempt and preparation. जो टर्म प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन रेफर करता है टू एक्वायरिंग द टूल नेसेसरी टू ट्राई द क्राइम, ठीक है। यहां पर बोला जो शब्द तैयारी है यानी कि प्रिपरेशन है वो रेफर करता है acquiring the tool necessary to try the crime, while attempt refer to actual action toward performing the crime after the initiation, कि जब प्रयास जो है वो दीक्षा के बाद अपराध करने की दिशा में वास्तविक कार्यवाही को संदर्भित जो है वो करता है। एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग इज नॉट अ क्राइम, की तैयारी करना एक अपराध नहीं है, यानी कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो वो अपराध नहीं है, ठीक है, जब आप एक्ट करते हो वो अपराध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये कहा था कि अटेम्प्ट इज पनिश्ड। अटेम्प्ट कहा मैंने, जब आप प्रिपेयर करते हो तो वो आपका क्राइम नहीं है, लेकिन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो वो आपका पनिशेबल है, तो वो ऑफेंस बन जाता है, यानी कि अटेम्प्ट किया उसने, अटेम्प्ट टू मर्डर किया। It was noted by the Supreme Court. Supreme Court ने अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में ये कहा था that an attempt is punished since it raises a specter of danger and that a person's moral responsibility is same whether he failed to carry out his objective, क्योंकि यह खतरे की आशंका पैदा करता है कि एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अगर किसी अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहता है तो, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया इन सगायम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में कि अटेम्प्ट टू कमिटिंग क्राइम मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द इंटेंशन टू डू एंड इट्स प्रिपरेशन फॉर इट्स कंडक्ट, कि इस मामले में ये कहा कि अपराध करने के लिए के प्रयास को करने के लिए इरादे और आचरण की तैयारियों से अलग जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है। इनकोहेट क्राइम क्या होते हैं, इनकोहेट क्राइम होते हैं जो कि फुली कंप्लीट नहीं है, जैसे कि अटेम्प्ट किया जा रहा है, अभी फुल फाइनल क्राइम हुआ नहीं है, आपने अटेम्प्ट किया लेकिन वो हो नहीं पाया, ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट आपने किया लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, वो होते हैं इनकम्प्लीट इनकोहेट क्राइम। इनकोहेट का मीनिंग होता है जस्ट बिगिन, नॉट फुली फॉर्म और डेवलप, अभी शुरू हुआ है, इसे पूरी तरह से गठित या विकसित नहीं हुआ है। इलस्ट्रेशन क्या है, ए वांट टू कमिट अ मर्डर, कि ए हत्या करना चाहता है, ए बी के पीछे छिपता है और उसके सिर पर बल्ले से बहुत जोर से वार करता है, बी गिर जाता है और ए उसके शरीर को नदी में फेंक देता है, लेकिन बी किसी तरह से फिर भी बच जाता है। तो यहाँ पर इच्छित मेंसरिया पूरा नहीं हुआ है और बी की हत्या थी, ठीक है, कि यहाँ पर बोला है फिर भी बी जो है वो सरवाइव कर जाता है। हेयर इंटेंडेड मेंसरिया इज नॉट फुल्ड विच वाज अ मर्डर बी, कि वो, ठीक है, यहाँ पर जो ए ने एक्ट किया कि वो ए जो है वो कमिट करना चाहता है मर्डर, ठीक है, और इसी के लिए जो है वो बी पर बी के सिर पर बल्ले से वार करता है और उसको नदी में फेंक देता है उसके शरीर को, लेकिन फिर भी बी जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पर इसलिए बी पर जो है वो हत्या का आरोप जो है वो नहीं लगाया जा सकता, बल्कि केवल हत्या के प्रयास का आरोप जो है वो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ऑफेंसेस वेयर मेंस रिया इज नॉट फुलफिल्ड इज कॉल्ड इनकोहेट क्राइम, कि ऐसे टाइप ऑफ ऑफेंसेस हैं जहां पर मेंस रिया फुलफिल नहीं होता है, उसको हम इनकोहेट क्राइम कहते हैं। देयर आर द 3 टाइप ऑफ इनकोहेट क्राइम। सबसे पहले आपका अटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, थर्ड है आपका अबेटमेंट, ठीक है, कि इस प्रकार का अपराध जहां पर मेंस रिया को पूरा नहीं किया जा सकता उसे इनकोहेट क्राइम कहते हैं।
सबसे पहले आपका अटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट। इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन। इंटेंशन, मेंसरिया इज नेवर पनिश्ड, कि इरादा जो है वो मेंसरिया कभी दंडित नहीं किया जाता। और अटेम्प्ट इज पनिश्ड एज इनकोहेट क्राइम, कि प्रयास को इनकोहेट अपराध के रूप में जो है वो दंडित किया जाता है। प्रिपरेशन इज पनिश्ड ओनली फॉलोइंग केसेस। हमने डिस्कस किया ना कि मेंसरिया के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, अटेम्प्ट के लिए जो है वो अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट है, ठीक है, एज एन इनकोहेट क्राइम के रूप में। लेकिन प्रिपरेशन की स्टेज पर पनिशमेंट नहीं है। कुछ एक फॉलोइंग केसेस ऐसे हैं जिसके लिए पनिशमेंट अवेलेबल है, ठीक है। कौन कौन से? यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो वेज गवर्नमेंट, ठीक है, आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हो सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हो, सेक्शन 122। आप प्रिपेयर कर रहे हो कि आप कमिट करना चाहते हैं डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरीज ऑफ द पावर एट अ पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 126, ठीक है। और आप प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको कमिट करनी है डकैती, 399। आप पोजीशन ऑफ मटेरियल एंड फॉर फिटिंग ऑफ कॉइन, कि सिक्कों की जालसाजी के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, उसका आप वो मटेरियल आपके पोजीशन में, तो सेक्शन 235 में दिया गया। पोजीशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन, ठीक है, कि आप नकली सिक्के को अपने पास रख रहे हो, अपने पोजीशन में रख रहे हो, सेक्शन 242 एंड 243 में ये दिया गया। पोजीशन ऑफ मटेरियल फॉर काउंटरफिटिंग द गवर्नमेंट स्टैंप, ठीक है, सेक्शन 256। पोजीशन ऑफ काउंटरफिट गवर्नमेंट स्टैंप, सेक्शन 259। पोजीशन फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, कि आप गलत वजन और माप जो है वो कर रहे हो, तो ये आपका सेक्शन 266 में दिया गया है। और पोजीशन कर रहे हो, आपके पास पोजीशन है, फोर्स्ड कोई डॉक्यूमेंट आपने रखे हैं अपने पास, तो सेक्शन 474, ठीक है। कि जनरल एक्सेप्शंस कौन कौन सी है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, यहां तक बताएंगे। कंप्लीट सबको समझ आ गया? जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट करेंगे। रेखा जी, सुखराम जी, समझ आ गया है? एक मिनट रुकना। चलो, अब हम जनरल एक्सेप्शंस करेंगे। जनरल एक्सेप्शन अंडर इंडियन पैनल कोड। जनरल एक्सेप्शन क्या होते हैं? कुछ टाइप ऑफ डिफेंसेस होते हैं, जैसे कि जनरल एक्सेप्शन क्या है? डिफेंस है, कि हम इन जनरल एक्सेप्शंस को प्रूव कर देंगे तो हम अपने एक्ट से, जो हमने एक्ट किया है उसके कंसिक्वेंसेस से बच सकते हैं, उसके परिणाम से बच सकते हैं। जनरल एक्सेप्शंस आर डिफेंसेस प्रोवाइडेड टू द एक्यूज्ड विच एक्सप्लेट्स क्रिमिनल लाइबिलिटी, जिससे जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचा जा सकता है। एन एक्यूज्ड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एनी इलीगल एक्ट और ओमिशंस, कि एक एक्यूज जो है वो को प्रिवेंट किया जा सकता है उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी से, यदि वो जनरल एक्सेप्शन प्रूव कर देता है, ठीक है। कोई भी उसने एक्ट किया है ना इलीगल तरीके से, या उसने कोई ओमिशन किया, ऑफेंस किया है, एक्ट और ओमिशन किया है इलीगल तरीके से, ठीक है, तो उसके उस एक्ट के लिए जो जिम्मेदारी बन रही है, क्रिमिनल लाइबिलिटी बन रही है, उससे बचा जा सकता है यदि जनरल एक्सेप्शन प्रूव हो जाते हैं तो। Which mean there are some exception that can make an act or omission non-criminal or non-offenses. Chapter number
4 सेक्शन 76 से लेकर 106 में क्या बताई गई हैं, एक्सेप्शन बताई गई हैं, जिनको हम जनरल डिफेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। There was a need to altogether a different chapter, as a limitation need not be given after every penal provision to avoid repetition. कि पूरी तरह से अलग अध्याय में इसलिए रखा गया है, अब देखो कि ये जनरल एक्सेप्शन है ना, इनको अलग चैप्टर्स में इसलिए रखा, चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 76 से लेकर 106 में इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए हम मर्डर को डिफाइन कर रहे हैं, थेफ्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप हर बार ये तो नहीं लिखोगे कि यदि जो है वो मर्डर किया जाता है कि 7 साल से के बच्चे जो जिसकी उम्र 7 साल से कम है, तो वो उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। तो बार बार रिपीट करने के चक्कर से यहीं से जनरल एक्सेप्शन, जनरल डिफेंसेस का चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया गया है ताकि अवॉइड किया जा सके रिपीटेशन। सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी में बताया गया है डेफिनेशन इन द कोड टू अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन which mean that every definition of offenses, जिसका अर्थ है कि अपराध की हर परिभाषा, प्रत्येक दंड प्रावधान और उनमें से प्रत्येक चित्रण अध्याय सामान्य अपवाद में निहित अपवादों के अधीन जो है वो समझा जाएगा। कि पूरे के पूरे आईपीसी का कि जितने भी प्रोविजन है उन पर ये जनरल एक्सेप्शन वॉल होंगे, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा कि एक्सेप्शन को प्रूफ करना है, तो एक्यूज्ड पर, तभी तो वो बच सकेगा। और इफ द एक्यूज्ड इज एबल टू प्रूव, यदि वो एबल है कि वो प्रूव कर सकता है एक्सेप्शन को, देन ही और शी will be exempted from charges against his criminal liability followed by it, ठीक है। Also the section 105 of Indian Evidence Act में ये कहा गया है कि when a person is accused of any offense, then the burden of proving the exception is on him। कि सेक्शन 105 ऑफ आईपीसी, जब किसी व्यक्ति पर जो है वो किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो अपवाद जो है वो साबित करने का बोझ उस पर होता है जिस पर ऑफेंस चार्जेस लगाए गए। यहां पर इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए बी को मारता है, जब वह ऐसा अपराध करता है तो ए अनैच्छिक रूप से नशे में था, और यहाँ नशे को एक अपवाद के रूप में कि उसने इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड था वो, और यदि उसको प्रूव करना है कि मैंने जो ऑफेंस किया, मैंने जो मर्डर किया, ठीक है, तो वो किस इंटॉक्सिकेशन में किया गया था, इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन में किया गया था, तो ये प्रूफ किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। जर्नल एक्सेप्शन ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन समटाइम एज ऑन पुलिस, कि पुलिस जांच के दौरान सामान्य अपवाद जो है वो कभी कभी पुलिस पर होता है। General exception under IPC chapter, this chapter consists 31 sections which can be classified under the following heads, ठीक है, कि इस चैप्टर में 31 सेक्शन है जिसमें क्लासिफाइड किया गया है इन सेक्शंस को, ठीक है। कि इन सबसे पहले आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहां से लेकर कहां दिया है, सेक्शन 76-79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताता है। जुडिशियल एक्ट 77-78, एक्सीडेंट सेक्शन 80, absence of criminal intent 81 से लेकर 86, and act done with consent section 87 से लेकर 90, और without consent 92, और ट्रिफलिंग एक्ट, ठीक है, 95, और प्राइवेट डिफेंस 96 से लेकर 106, ठीक है। और these exceptions are discussed below, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट, it is based on maxim ignorantia facet exercit and non-ignorance juris non exercit। इसका क्या मतलब होता है कि ignorance of fact एक क्या है, एक्सक्यूज है। यदि आप प्रूफ कर देते हो कि मेरे को पता नहीं चला, ठीक है, फैक्ट की इग्नोरेंस होगी तो आपको माफी दी जा सकती है, एक्सक्यूज दिया जा सकता है। लेकिन आप ये कहो कि मेरे को तो पता ही नहीं कि चोरी करना भी गलत बात होती है, चोरी करने के भी कोई ना कोई लॉ में पनिशमेंट दी गई, आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं मान सकते। इग्नोरेंसिया फेसिट बोथ एक्सिस्ट एंड इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सिस्ट, व्हिच मीन द इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी, ठीक है। कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो आपका एक्सक्यूज है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, ठीक है। समझ आ गया, ये मैगजीन याद रखने वाली है, याद रखना
ठीक है, ये केस है आपका क्वीन वर्सेस टॉल्सन, ठीक है, 1889 का केस है। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक महिला ने दूसरे व्यक्ति से शादी की और उसका मानना था कि उसके पति की पहले मृत्यु हो गई, या इनकी एक वुमन ने जो है वो मैरी करी, मतलब शादी करी अनदर मैन से, इस विश्वास के साथ कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, क्योंकि काफी टाइम से वो आया नहीं था, मतलब काफी टाइम से, तो उसको ऐसा विश्वास था कि उसके हस्बैंड की डेथ होगी। और शी वॉज एक्यूज ऑफ बाइगेमी, ठीक है, और उस पर जो है वो बाइगेमी का आरोप लगाया गया था, लेकिन यह माना गया कि उसे विश्वास था कि उसका पति मर चुका है, और इसलिए उसने जो दूसरे पर्सन था जिससे उसने शादी करी, उससे छुपाया भी नहीं था कि मेरी पहले से शादी होगी, ठीक है, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम द चार्जेस ऑफ बाइगेमी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस एक्सेप्शन इज मेजरली बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल, यह अपवाद जो है वो मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर आधारित है। अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो कानून से बंधा हुआ है, और ही हैज अ बिलीव दैट ही इज बाउंड बाय लॉ, ठीक है, उसका मानना है कि वो कानून से बंधा हुआ है। एन ऑफिसर इज बाउंड बाय लॉ टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, ये बोला कि एक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी बाउंड है बाय लॉ बाउंड है कि उसको अपने सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा। पुलिस में या मिलिट्री में उसको सुपीरियर का ऑर्डर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चिरंजी वर्सेस स्टेट का मामला है, यहाँ पर फादर ने जो है वो किल कर दिया था अपने सन को, ठीक है, और उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था, उसकी इंटेंशन नहीं थी, है ना, लेकिन उसको ऐसा लगा कि वहां पर कोई एनिमल है, लेकिन उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसने जो है वो अपने खुद के बेटे को ही मार डाला था। तो व्हेन एनी एक्ट दैट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, कोई भी एक्ट जो कि कानून के द्वारा उचित है, और पर्सन डूइंग सो बिलीव दैट इट इज जस्टिफाइड लॉ विल नॉट अमाउंट टू एन ऑफेंसेस, कि जब कोई कार्य जो है वो कानून द्वारा उचित है और ऐसा करने वाला व्यक्ति विश्वास करता है कि यह कानून द्वारा उचित है, तो अपराध जो है वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि किसी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए तो उसके लिए आपको एक्सक्यूज मिल सकता है, माफी मिल सकती है, तब आपका कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन यदि आप ये बोलो कि मेरे को तो लॉ का पता नहीं है, तो नॉन एक्सक्यूज, तो उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज जो है वो नहीं दिया जा सकता। इलस्ट्रेशन है कि एक पुलिसकर्मी देखता है कि बी ने जेड को मार डाला, और वह बी को सीमित करता है, लेकिन बाद में जो है वो सीमित मतलब कि वो कन्फाइन कर लेता, कन्फाइन मतलब अरेस्ट कर लेता, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा। तो बोले ए पुलिसमैन है, वो देखता है कि बी ने जेड को मार डाला, ठीक है, और उसने ये सब देखते हुए बी को कन्फाइन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाद में उसको जानकारी मिलती है कि बी तो सेल्फ डिफेंस कर रहा था, सेल्फ अपनी रक्षा कर रहा था, खुद की सेल्फ डिफेंस कर रहा था, और जेड उसको मार रहा था। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी, ठीक है। सेक्शन 76 जो है वो आपका कहता है लीगल कंपल्शन, एंड सेक्शन 79 इज विद रिगार्ड टू द लीगल जस्टिफिकेशन, the act which are justified by law, meaning a person is either bound by law, he is justified by law to do so, कि 76 कानूनी मजबूरी के बारे में बात करता है, 79 कानूनी औचित्य के संबंध में बात करता है, ऐसे कार्य जो कि कानून द्वारा उचित हैं, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति या तो कानून से बाध्य है, या वह ऐसा करने के लिए कानून के द्वारा उचित है, ठीक है। फिर है आपका जुडिशियल एक्ट, जो कि सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी में दिया गया। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज और व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, की बोला जब जज साहब अपनी जुडिशरी के कामों को एक्सरसाइज कर रहे हैं, जुडिशरी के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट वो ऑफेंस नहीं होगा। और एनी पावर which is good faith he believed to be good, he believed to be given to him by law, सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी। ये कहा कि ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है जो कि न्यायाधीश के द्वारा किसी भी शक्ति के प्रयोग में जो है न्यायिक रूप से कार्य करते समय जो है वो किया जाता है, जो कि कानून द्वारा उसे दी गई और जिससे वो अच्छे विश्वास में जो है वो करता है, यानी कि उसके द्वारा जो गुड फेथ में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल है कि एक जज साहब ना क्या करते हैं, किसी को फांसी की सजा देते हैं, ठीक है,
तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो फांसी की सजा दे रहे हैं, डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, इट मीन्स कि वो ऑफेंस कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में किया है, अपने जुडिशरी के फंक्शन को परफॉर्म करते हुए वो उन्होंने वो एक्ट किया है, ठीक है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहे। सेक्शन 77(5) में ये कहा कि this section give the power to a judge acting in a judicial capacity and protection as immunity to him from the criminal proceedings under this exception. This is provided to widen the independence of the judiciary. कि यह धारा जो है वो न्यायिक क्षमता के कार्य करने वाले न्यायाधीशों को इस अपवाद के तहत आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा के रूप में सुरक्षा प्रदान करती है, और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को व्यापक बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। और the act must have been done in discharge of his duty and within the jurisdiction, even if judge believe in good faith that the act is in his jurisdiction, he will be protected. कि यह कार्य अपने कर्तव्य में निर्वहन में, यानी कि उसने जो एक्ट किया है वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए जो है वो किया है, अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर किया है, इवन इफ जज बिलीव इन गुड फेथ, और जज साहब जो है वो बिलीव कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गुड फेथ में कर रहा हूँ, तो उस एक्ट को, उसके फंक्शन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। वो जो एक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, कोई ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 78 में कहा एनी एक्ट दैट इज डन इन परसुनेंस, ठीक है, परसुनेंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि एक पुलिस ऑफिसर को ना कोर्ट का ऑर्डर गया, ठीक है, उस ऑर्डर में ये था कि किसी पर्सन को अरेस्ट करके आना है, ठीक है, तो ठीक है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करके लेके आना है, और वो उस पर्सन को अरेस्ट करके लेके आता है, लेकिन बाद में ही प्रूफ हो जाता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करके जो लेके आए हैं वो तो निर्दोष है। तो यहाँ पर क्या उस पुलिस ऑफिसर ने कोई अपराध किया? नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस होगी, जो जलाल होता है ना, कि जो कि डेथ फांसी लगाता है ना, तो उनको ये कहा गया कि आप जो है वो उस व्यक्ति को फांसी लगाओगे, ठीक है, ऑर्डर दिया गया है, वैसे भी वही लगाते होंगे, ठीक है, तो जिनको भी डेथ सेंटेंस होती होगी तो ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि क्या उसने किसी पर्सन का मर्डर किया, अपराध किया, फांसी पर लटका दिया? नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया। सेक्शन 78 ये कहता है कि एनी एक्ट दैट इज डन इन पर्सन्स ऑफ द ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर विच इज वारंटेड बाय जजमेंट, और ऑर्डर विल नॉट बी एन ऑफेंस, कि ऑर्डर जो है वो अपराध नहीं होगा, ठीक है, यहां तक इवन इफ द कोर्ट पास एन ऑर्डर which does not fall under the jurisdiction what he believed in a good faith, or that it does then the act so then a person will be exempted from criminal liability, ठीक है, तो वो जो भी कर रहा है वो कोर्ट के ऑर्डर से कर रहा है, इसलिए उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी से। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून and without any criminal intention or knowledge in doing of lawful act in the lawful manner by lawful mean with the proper care or cautions, कि कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसा अपराध, कोई ऐसा एक्ट करता है वो अपराध नहीं होगा जो कि दुर्घटना या दुर्भाग्य से जो है वो किया गया है, यानी कि एक्सीडेंटली कोई एक्ट किया गया है, मिसफॉर्चून से जो कोई एक्ट किया है, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, बिना उस क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के वो कोई लॉफुल एक्ट करता है, और लॉफुल मैनर में करता है, लॉफुल मीन से करता है, प्रॉपर केयर और कॉशन से करता है, फिर भी एक्ट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। दिस मीन एनी एक्ट ऑफ बाय अ पर्सन इज डन विदाउट इंटेंशन, ही इज डूइंग इट लॉफुली विदाउट इंटेंशन टू हार्म बॉडी। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य बिना इरादे से जो है वो किया जाता है, तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे के बिना कार्योन्मुख रूप से जो है वो कर रहा है। इलस्ट्रेशन क्या है यहाँ पर बोला, इलस्ट्रेशन को खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है कि एग्जाम्पल वही है कि
चलो देख लेते हैं। किसी इमारत को ध्वस्त करते समय ए पड़ोस में उचित पड़ोसियों को उचित वार्निंग देता है, प्रॉपर वार्निंग देता है अपने नेबर्स को कि, और एक उचित संकेत लगाता है कि, लेकिन बी को पत्थर से जो है वो चोट लग जाती है। यहाँ ए वैध तरीके से सावधानी से साथ कार्य कर रहा था। अगर ए ने कोई साइन नहीं लगाया होता तो इसे लापरवाही माना जाता, ठीक है। लेकिन ये केस भी है एक साथ में। इन जगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस है। द accused was beating a person, and to save a man his wife come with her child in hand। कि जगेश्वर वर्सेस एम्परर का मामला है। इसमें आरोपी एक व्यक्ति को पीट रहा था और आदमी को बचाने के लिए उसने उसकी पत्नी और हाथ देखो इस केस में क्या हुआ था कि दो आदमियों के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। और अपने पति को बचाने के लिए पत्नी, उसके हाथ में एक बच्चा भी था, वो आगे आ गई थी। उसकी पत्नी और हाथ में बच्चे को लेकर वो आगे आ गई थी, जिसके कारण बच्चे को चोट लग गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो इसे दुर्घटना नहीं माना जाएगा क्योंकि आरोपी गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रहा था। प्रॉपर केयर एंड कोशन से वो कोई कार्य नहीं कर रहा था। समझ में आ गया, ठीक है। ये एक्ट समझ आ गया ये केस, ठीक है। जगेश्वर वर्सेस एम्परर, यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही थी, पहले से लड़ाई हो रही थी और वाइफ के हाथ में था बच्चा, तो वो अपने पति को बचाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ी, ठीक है, उसकी ओर आगे बढ़ी, जिसके कारण क्या हो गया कि उसका जो बच्चा है उसको चोट आ गई और उसकी डेथ हो गई, वहीं पर उसकी मौत हो गई, ठीक है। इसे दुर्घटना जो है वो नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी थे, जो आरोपी था वो गैर कानूनी तरीके से पहले से कार्य कर रहा था। अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, कि क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो नहीं होती कौन से केस में? नेसेसिटी के केस में, एक्ट ऑफ चाइल्ड के केस में, इनकैपेबिलिटी के केस में, इंसैनिटी एंड इंटॉक्सिकेशन के केस में, वहां पर एब्सेंस देखी जाती, क्रिमिनल इंटेंशन की एब्सेंस होती, ठीक है। कि absence of criminal intention, necessity, act of child, incapability, insanity, intoxication। Necessity, if an act is done with the knowledge that it can cause harm but without criminal intention and in good faith for preventing or avoiding harm to a person or property। यदि कोई कार्य जो है वो इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि वह नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपराधिक इरादे से के बिना किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उससे बचने के लिए अच्छे विश्वास में किया जाता है। नेसेसिटी मतलब जरूरत है। इंटेंशन सही नहीं थी जिसके कारण बच्चे की डेथ हो गई और जिसको मर्डर बोला गया। नहीं, ये मर्डर तो नहीं बोला गया, लेकिन इंटेंशन नहीं, वो जो एक्ट कर रहे थे वो सही नहीं था। वो यहाँ पर हमने देखा ना स्टार्टिंग में, एक्सीडेंट में क्या होता है कि जब आप कोई एक्ट कर रहे हो, ठीक है, बोले नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा यदि आप कुछ एक्ट को एक्सीडेंटली कर देते हो, मिसफॉर्च्यून से कर देते हो, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन से कर देते हो, ठीक है। और किस तरह से किया जाएगा? लॉफुल एक्ट किया जाए। लेकिन वो जो लड़ाई कर रहे थे वो तो पहले से अनलॉफुल था। लॉफुल मैनर में किया जाए, लॉफुल मीन्स में किया जाए और प्रॉपर केयर एंड कॉशन से किया जाए। लेकिन जो दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे थे वो तो क्या था? अनलॉफुल एक्ट था, शुरू से, स्टार्टिंग से ही अनलॉफुल था, ठीक है। इसलिए क्योंकि इंटेंशन जो है वो यहाँ पर नहीं थी, बच्चे को मारने की उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे, ठीक है, बच्चे को मारने की नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है उसको मर्डर कहा गया क्योंकि वो अनलॉफुल मैनर में जो है वो कर रहे थे, आपस में जो है वो लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। अब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन कब होती है? जब नेसेसिटी का केस होता है, एक्ट ऑफ चाइल्ड होता है, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन। नेसेसिटी के केस में क्या होता है? इफ एनी एक्ट
जो कि डन किया जाए विद नॉलेज के साथ किया जाए, और इट कैन कॉज हार्म बट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड इन गुड फेथ फॉर प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग हार्म टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। देखो यहां पर बोला इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इट इज अ द नेचर ऑफ अ हार्म प्रिवेंटर। इलस्ट्रेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए नेसेसिटी होती है आवश्यकता। जब आपको आवश्यकता थी, यानी कि आपको नेसेसिटी दिखी, जरूरत दिखी कि आपको बड़े हार्म को कम करने के लिए कोई छोटा एक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, छोटा एक्ट कर दोगे। ठीक है, यदि कोई कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाए कि यह नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन आपराधिक इरादे के बिना किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उससे बचने के लिए अच्छे विश्वास में जो है वो किया जाए। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज द नेचर ऑफ हार्म प्रिवेंटेड। यह तथ्य का प्रश्न है कि रोके गए नुकसान की प्रकृति को जो है वो मापा जाए। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या है, यहां पर बोला जब एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए और 10 लोगों के जीवन को बचाने के लिए दो विकल्प होते हैं कि एक साइड जो है वो क्या है, एक व्यक्ति है और यहाँ पर 10 बच्चे हैं, तो आपको नेसेसिटी दिख रही है, जरूरत दिख रही है, तो आप जो है वो एक व्यक्ति की जान मतलब जोखिम में डाल सकते हो 10 बच्चों को बचाने के लिए। तो ये होती है आपकी नेसेसिटी जरूरत। डुनली वर्सेस स्टीफन, आर वर्सेस डुनली एंड स्टीफन का केस दिखा था जूरिस्प्रूडेंस में, कई बार मैंने आपको पहले भी करवाया है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो डुनली आर वर्सेस डुनली एंड स्टीफन का केस था। यहां पर क्या हुआ था इस मामले में, आरोपी ने मतलब दो लोग थे, ठीक है, दो बड़े लोग थे और एक छोटा बच्चा था 7 साल का। ठीक है, वो जो है वो कहां पर फंस गए थे, एक समुद्री तूफान में जो है वो फंस गए थे। अब हुआ क्या कि उन दो बड़े लोगों ने अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए उस बच्चे की जान ली, उस लड़के की हत्या कर दी और उसको खा लिया। ठीक है, जो क्योंकि वहां पर भोजन कोई उपलब्ध नहीं था। तो अदालत ने कहा कि किसी को मारने का अधिकार नहीं आपके पास, और यहाँ पर आपको कोई नेसेसिटी भी नहीं दिख रही है कि आपको ये बहुत जरूरी है कि आप किसी बच्चे की जान ले सकते हो, नहीं। हत्या को उचित नहीं ठहराया गया क्योंकि आत्मरक्षा और आत्म संरक्षण संपूर्ण आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्ट ऑफ चाइल्ड, एक्ट ऑफ जिसको डॉली इन कैप्स कहते हैं, एक्ट ऑफ चाइल्ड कहां पर सेक्शन 82 एंड 83 में दिया है। 82 बात करता है, क्लियरली बात करता है कि एक्ट डन बाय अ चाइल्ड अप टू 7 ईयर ऑफ एज इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, कि 7 साल के बच्चे के द्वारा, 7 साल के बच्चे के भीतर जो 7 साल का बच्चा है या उससे कम है, उसके द्वारा कोई एक्ट किया जाता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। डॉली इन कैप्स। सेक्शन 83 बात करता है क्वालिफाइड इम्यूनिटी के बारे में, सेक्शन ठीक है, क्वालिफाइड इम्यूनिटी के बारे में। 7 से लेकर 12 साल के बच्चे के द्वारा यदि कोई ऑफेंस का किया जाता है, कोई एक्ट किया जाता है, तो वहां पर देखी जाती है एक बच्चे का मेजोरिटी लेवल। तो उस बच्चे का मेजोरिटी लेवल देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा 10 साल का, उसने ना किसी की गोल्ड की चेन चुरा ली, उसको वो कहाँ लेके चला गया, ज्वेलरी की शॉप पर लेके चला गया, ज्वेलर के पास, और उस गोल्ड की चेन को बेचकर वो अपने लिए पैसे लिया। तो आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा बच्चे ने काम किया, इट मीन्स वो 10 साल का बच्चा है, तो उसको पता है कि चोरी करना गलत बात होती है, चोरी करेंगे तो मेरे को पैसे मिलेंगे, तो वहां पर उसकी लायबिलिटी बनेगी। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं उसमें, 7 से लेकर 12 साल के बच्चे के का मेजोरिटी लेवल देख रहे हैं, उसका सफिशिएंट मेच्योरिटी देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, द चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 7 से लेकर 12 ईयर हैज नॉट अटेन्ड द सफिशिएंट मेच्योरिटी टू जज एंड नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, हाँ, उसको कितनी समझ है, बिल्कुल ठीक है, उसको कितनी समझ है वो देखेंगे। तो कोर्ट ये देखेगा कि उस बच्चे में सफिशिएंट मेच्योरिटी है या नहीं है। नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्ट, देन ही इज इम्यून फ्रॉम लायबिलिटी, इसलिए वो इम्यून हो जाएगा, यानी कि अपनी लायबिलिटी से बच सकता है यदि उसका मेच्योरिटी लेवल नहीं था, यानी कि अभी तक वो मेच्योर नहीं हुआ था। His consequent conduct and intention are noticed, उसका consequent conduct और intention जो है वो नोटिस किया जाएगा। ठीक है,
अब है आपका इंसैनिटी। इंसैनिटी भी आपकी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हो, इंसैनिटी नहीं, सॉरी इंसैनिटी तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी आगे करेंगे इंटॉक्सिकेशन में, ठीक है। इंसैनिटी होती है पागलपन, कि एक पर्सन, ठीक है, इसके लिए भी उसको एक्सेप्शन मिल जाएगी यदि वो अनसाउंड माइंड है, यदि उसके मन की स्थिति जो है वो साउंड माइंड नहीं है, सही नहीं है। So this exception is for the person who at the time of doing an act is of unsound mind and is incapable of knowing the nature and consequences of act. He is aware that his act is unlawful. यह अपवाद उस व्यक्ति के लिए है जो कि किसी कार्य को गलत करते समय मन अस्वस्थ मन का है और कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानने में असमर्थ है, और वो अनअवेयर है एक्ट की, एक्ट जो मैं कर रहा हूं वो अनलॉफुल है, ठीक है। केस है मधुकर जी निगाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द अनसाउंड माइंड, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मस्ट बी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, कि राज्य जो है मामले में अपराध करते समय मन की अस्वस्थता जो है वो होनी चाहिए। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है कि नशा, कि एक व्यक्ति जो है नशे की हालत में, तो दो हालत नहीं, टू टाइप ऑफ सेक्शन है जिसमें वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन बोला है और इनवॉलंटरी। सेक्शन 86 में कहा है, दिस सेक्शन स्टेट दैट वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन विल ओनली बी एग्जेम्प्टेड if had they some knowledge as would have if not intoxicated। इंटॉक्सिकेशन एक पर्सन जब वो किसी क्राइम को कमिट करने जा रहा है, किसी ऑफेंस को कमिट करने जा रहा है, तो बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन वो इनकेपेबल हो गया ये जानने में कि नेचर ऑफ एक्ट कैसा, कि वो जब एक्ट कोई ऑफेंस कमिट करने जा गया तो वो इनकेपेबल हो गया ये जानने में कि ये इस मेरे द्वारा जो एक्ट किया गया है उसका नेचर कैसा, क्या वो इलीगल है, क्या वो इलीगल है, ठीक है, और दैट his act is wrong or illegal contrary to the law can prevail the exception provided that the toxic is administered to him or without his knowledge or against his will or forcefully। ठीक है, कि ये बोला कि या एक ही उस कार्य जो है वो गलत या अवैध है और कानून के विपरीत इस अपवाद का जो है वो लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि विषाक्त पदार्थ उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के खिलाफ या बलपूर्वक प्रशासित किया जाता है। सेक्शन 86 बात करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की। जब एक व्यक्ति वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन करता है, अपनी इच्छा से इंटॉक्सिकेशन करता है, नशा करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसने अब देखो कि इनवॉलंटरी उसने खुद से नशा नहीं किया, उसको करवाया गया, तब तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन यदि वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कर रहा है तो उसको ओनली तभी एग्जेम्पशन दी जाएगी जब यदि उसको नॉलेज नहीं था कि मैं ठीक है, कि उसको जब उसे वही ज्ञान होगा जो कि नशे में नहीं होने पर होगा, यदि वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन करता है। इसका मतलब है कि आपराधिक इरादे वाले व्यक्ति को इस धारा का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो नशा अनैच्छिक ना हो, यानी कि इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन यदि किया जाता है तो उसके लिए एक्सेप्शन मिल सकती है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के लिए नहीं, ठीक है। consent voluntary outfit injuria which mean one who consent and had knowledge that something can happen cannot complain। वॉलंटरी outfit injuria यानी कि जो एक्ट हुआ, जो इंजरी हुई, उसके लिए उसने खुद से वॉलंटरी अपनी कंसेंट दी थी, जो सहमति दी थी और ज्ञान रखता है कि जो कुछ हो सकता है वो शिकायत, मतलब जो एक्ट हुआ उसकी मैं शिकायत नहीं कर सकती यदि मेरे को पता था कि यदि मैं इसकी कंसेंट दूंगी इट मीन्स कि मेरे को नुकसान पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्रिकेट स्टेडियम में गए, ठीक है, लाइव मैच देखने के लिए, इट मीन्स आपने क्या करा होगा, टिकट परचेज करी होगी, इट मीन्स आप जानते हैं कि वहां पर मैच देखते दौरान जो है मेरे सर पर बॉल या बल्ला जो है वो आके गिर सकता है और मेरे को चोट आ सकती है, ठीक है, कि आपने वॉलंटरी तरीके से क्या दिया था, अपनी कंसेंट दी थी कि मैं रिस्क ले सकता हूं, ठीक है, विच मीन
one who consent and had knowledge that something can happen cannot complain. It is an exception under IPC section 87 give the exemption where consent is given in a journal, but section 88, 89 and 92 are the exception for the cases where the act is done in a good faith and for the benefit of a person who has given the consent in doing such act if any harm is caused when there is no criminal liability intended. ठीक है कि सेक्शन लेकिन सेक्शन 88, 89 और 92 उन मामलों के लिए अपवाद है जहां एक कार्य सहमति देने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए अच्छी तरह से किया जाता है और ऐसे कार्य करने में यदि कोई नुकसान होता है कि जब कोई आपराधिक दायित्व नहीं होता। ठीक है, इलिस्ट्रेशन क्या है, ए और बी सहमति से जो है वो वयस्कों के रूप में मनोरंजक पार्क में जाने का फैसला करते हैं। ए को चोट लग जाती है, लेकिन जैसा कि वह जानता था कि वहां जाने के लिए मैंने सहमति दी है, अगर कुछ गलत होता है, उसको चोट लग जाती है तो वो क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 87 में जो है वो बताया गया है कि सेक्शन 87 के तहत के आधार पर भी सुरक्षित है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन है कि एनी पर्सन कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन दैट कॉज हार्म टू अनदर बट दिस एक्ट डन बाय हिम इज अ गुड फेथ, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जानकारी दूसरे व्यक्ति तक देता है, यानी कि मैंने आपको ये बताया, किसी भी एक्ट के बारे में बताया, किसी भी बात, कोई भी बात आपको इंफॉर्मेशन बताई जिससे दूसरे को नुकसान होता है और आपको वो इंफॉर्मेशन सुनकर जो है वो हार्ट अटैक आ गया, लेकिन मैंने तो गुड फेथ में बताई थी, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए बताई थी कि आप अपनी, ठीक है, कि उस पर्सन के बेनिफिट के लिए बताई थी, तो यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं होगा। यहाँ पर कहा कि यदि डॉक्टर अपने रोगी को या अपने पेशेंट को ये बताता है कि वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के कारण मरने वाला है, तो ये सुनकर रोगी बाद में क्या मरता, उसको उसी टाइम हार्ट अटैक आ गया, लेकिन ये ड्यूटी थी डॉक्टर की कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन गुड फेथ में, तो यहाँ पर उस डॉक्टर के द्वारा कोई कम्युनिकेशन कोई ऑफेंस जो है वो नहीं हुआ। ड्यूरेस मीन एनी इलीगल एक्ट और ओमिशन डन अंडर इन कंपल्शन। ड्यूरेस होता है कि तत्काल मृत्यु के खतरे के कारण मजबूरी में किया गया कोई गैर कानूनी कार्य। ठीक है, कि रीजनेबल एप्रीहेंशन मस्ट बी कॉज एंड ऑल्सो ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ इज एक्सक्लूडेड, कि उचित आशंका पैदा की जानी चाहिए और हत्या के अपराध और मौत से जो है वो दंडनीय अपराध को भी बाहर रखा गया। एग्जाम्पल क्या है कि एट गन पॉइंट पर बैंक मैनेजर को कंपेल किया गया कि तुम लॉकर की चाबी दो या लॉकर ओपन करो और सारे के सारे पैसे हमें दो, तो ये क्या था, ड्यूरेस था, यानी कि उसने, जो मैनेजर है, उसने खुद से कुछ नहीं किया, उससे करवाया गया, वो भी बंदूक की नोक पर। ठीक है, ट्रिफलिंग क्या होता है, ट्रिफाइल्स, ठीक है, ट्रिफल्स, ट्रिफाइल्स, ट्रिफलिंग नहीं ट्रिफाइल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, ट्रिफल्स, ट्रिफल्स, कि दिस इज एक्सप्लेन बाय डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेट लेक्स। ठीक है, इसका अर्थ है कि कानून ट्राइफल्स के बारे में चिंतित नहीं है, ये होते हैं छोटे छोटे मामले, बिल्कुल स्लाइट, हाँ, जैसे छोटे छोटे ऑफेंस हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ छोटा मोटा, और आप कहाँ चले गए, पुलिस स्टेशन चले गए, कंप्लेंट दर्ज करवा ली, लेकिन कुछ सामान्य ज्ञान और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति इस तरह के नुकसान की शिकायत जो है वो नहीं करेगा। आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा सा क्या हुआ, किसी के गांव में छोटा सा झगड़ा हो गया और वो उस झगड़े को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया। ठीक है, तो उसको इस आधार पर मना भी किया, मना क्या मतलब, ऐसा कोई ऑफेंस हुआ, ऐसा कोई छोटा सा एक्ट हुआ, बहुत स्लाइट हार्म हुआ कि जिसकी कंप्लेन करना सेंसिबल नहीं है, सही नहीं है, कि सामान्य ज्ञान और स्वभाव की का कोई व्यक्ति इस तरह के नुकसान की शिकायत जो है वो नहीं करेगा, ये अपराध नहीं होगा। ठीक है, कि बिल्कुल स्लाइट हार्म, नो पर्सन इज ऑर्डिनरी सेंस, की ऑर्डिनरी सेंस में कोई व्यक्ति जो है वो इसकी कंप्लेन करेगा ही नहीं। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस क्या है वो हम कल करेंगे, और प्राइवेट डिफेंस में सारे के सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। और ठीक है, बाकी कल करते हैं।
थैंक यू सो मच। आज मैंने कहा था कि 2 आवर की क्लास होगी, लेकिन जब भी होगी जब मैं बता दूंगी, ठीक है। जिस दिन आपको अनाउंसमेंट मिलेगी कि 9 AM पर क्लास होगी, इट मींस कि 9 से लेकर 11 बजे तक जो है वो क्लास चलेगी, ठीक है। और स्टार्ट हो जाएंगी 2 क्लासेस भी, क्योंकि अभी मेरी क्लासेस बच रही हैं। हाँ, ज्यादा तो नहीं ले सकते, लेकिन जितना अलॉट किया है उतना कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच रेखा जी, सुखराम जी, सबको थैंक यू।